इतना कहते ही बरगद के पेड़ से एक तेज नीली जादुई किरण निकली और देखते ही देखते जमींदार और उसके दोनों आदमी लकड़ी के बेजान स्टैचू में बदल गए। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों बहनें डर के मारे कांपने लगी। तोता जैसे ही उस पेड़ के मुख्य डाल पर जाकर बैठता है, वैसे ही आकाश में एक तेज जादुई प्रकाश चमक उठता है। देखते ही देखते वो बेजान पेड़ एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी राजकुमार में बदल जाता है। आषाढ़ का महीना था और चारों तरफ रिमझिम बारिश हो रही थी। गांव के एक किनारे बने छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं, राधा और रानी। बड़ी बहन का नाम राधा था और छोटी बहन का नाम रानी। चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियों की सख्त जरूरत थी। तभी बड़ी बहन राधा रानी से कहती है, सुन रानी, इस बरसात में खाना बनाने के लिए घर में सूखी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बची हैं। तुम पास के जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बीन लाओ। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, तुम्हें उस कालेश्वरी जंगल की तरफ गलती से भी नहीं जाना है। चाहे लकड़ियां मिले या ना मिले, तुम चुपचाप घर लौट आना। हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन उस जंगल का रुख मत करना। क्यों दीदी, आप रोज रोज उस जंगल से इतना क्यों डरती हैं? आखिर क्या है उस जंगल में? जब तक कोई वहां जाएगा नहीं, तब तक किसी को सच्चाई का पता कैसे चलेगा? मुझसे जबान मत लड़ा रानी। हमारे पूर्वजों ने उस जंगल में जाने से साफ मना किया है। यहाँ तक कि गांव का कोई भी इंसान उस तरफ कदम नहीं रखता। लेकिन दीदी, जब आज तक कोई वहां गया ही नहीं, तो गांव वालों को कैसे पता चला कि वह जंगल खतरनाक है? मैं कहती हूँ ना, मुझसे बहस मत करो और चुपचाप जाओ। बस याद रखना, जो मैंने कहा है उसका ध्यान रहे। ठीक है दीदी, नहीं जाऊंगी। इतना कहकर रानी तुरंत घर से निकल पड़ी। चलते चलते आखिरकार वो गांव के पास वाले छोटे से जंगल में पहुंच गई। लेकिन वहां गांव की बाकी औरतें पहले से ही लकड़ियां बीन रही थीं, जिसकी वजह से नीचे एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची थी। रानी का मन उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर आज मैं सूखी लकड़ियां लेकर घर नहीं गई तो दीदी भूखी सोएंगी और उनके साथ मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं चुपके से कालेश्वरी जंगल चली जाऊं और वहां से लकड़ियां चुनकर ले आऊं। दीदी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सोचते ही रानी बिना देर किए सीधे कालेश्वरी जंगल की ओर बढ़ चली। थोड़ी ही देर में वो कालेश्वरी जंगल के घने पेड़ों के बीच पहुंच गई। वो काफी देर तक सूखी लकड़ियां ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। ऊपर से बारिश और भी तेज होती जा रही थी। तभी रानी की नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे बहुत सारी सूखी लकड़ियां गिरी पड़ी थी। ये देखकर रानी बहुत खुश हुई और दौड़कर लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। वो लकड़ियां उठा ही रही थी कि अचानक पेड़ की ओर से एक भारी और अजीब सी आवाज आई। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इस जंगल से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता? आवाज सुनते ही रानी झट से खड़ी हो गई और निडर होकर चारों तरफ देखने लगी। कौन हो तुम? सामने आओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मेरी बहन घर पर भूखी है। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे डराकर भगा दोगे, तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम डरो मत, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अनजान जंगल में सुरक्षित हो? जब मेरी बहन घर में भूखी बैठी है, तो मेरी सुरक्षा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। लड़की, जरा पीछे मुड़कर देखो। मैं इसी बरगद के पेड़ के अंदर से बोल रहा हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती, क्योंकि मेरी कहानी बहुत गहरी और दुखद है। रानी तुरंत पीछे मुड़ी और उस विशाल बरगद के पेड़ को देखने लगी। हे वृक्षराज, मैं आपको जानूं या न जानूं, लेकिन आपने मुझे डराने की पूरी कोशिश की है। मैंने तुम्हें डराने की कोशिश नहीं की बालिका। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। जो इंसान अपने परिवार के लिए इतनी हिम्मत दिखा सकता है, वो शायद मेरी भी मदद कर सके। मदद? कैसी मदद? एक समय पहले एक साधु बाबा ने
मेरी ये गलती के कारण मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया था। मेरी आत्मा और मेरे प्राण एक तोते के अंदर बंद हैं। जिस दिन वो तोता आकर इस पेड़ की डाल पर बैठेगा, उसी पल मुझे मेरा असली शरीर वापस मिल जाएगा। लेकिन मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं? अगर आपकी ये कहानी झूठी निकली तो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जरा सोचो। मैं चाहता तो अब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता था। मैं मानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं बिना अपनी दीदी की अनुमति के किसी की मदद नहीं कर सकती। मुझे अपनी बहन को सब सच बताना होगा। अगर वह मान गई तो मैं कल उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी, लेकिन इसके बदले आपको मुझे सूखी लकड़ियाँ देनी होंगी। ठीक है बालिका, तुम्हें सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। इतना कहते ही पेड़ से एक जादुई रोशनी निकली और देखते ही देखते रानी के सामने सूखी लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर प्रकट हो गया। लकड़ियों को देखकर रानी का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वृक्षराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी दीदी के साथ आपसे मिलने वापस आऊँगी। रानी ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठर उठाया और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। जब राधा ने रानी के हाथ में सूखी लकड़ियों का गट्ठर देखा तो वो हैरान रह गई। तुम इतनी देर से कहाँ थी रानी? तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? दीदी, आप डांटना मत। मैं कालेश्वरी जंगल गई थी और वहीं से ये लकड़ियाँ बीन कर लाई हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? उस भयानक जंगल से तुम सही सलामत वापस कैसे आ सकती हो? दीदी, जैसा गांव वाले बताते हैं वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ एक बहुत बड़े वृक्षराज हैं जो इंसानों की तरह बात करते हैं। उन्होंने ही मेरी मदद की है। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। आप भी मेरे साथ चलिए। लगता है उस जंगल के डर की वजह से तुम्हारा दिमाग फिर गया है। कभी पेड़ भी बातें करते हैं क्या? आज के बाद उस जंगल का नाम भी मत लेना। अब चुपचाप अंदर चलो। राधा ने रानी को थोड़ा डरा धमकाकर शांत करा दिया। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर खाना बनाया, खाना खाया और सो गई। अगली सुबह बारिश बंद हो गई और अभी दोनों बहनें सोकर उठी भी नहीं थीं कि गांव का लालची जमींदार करौनी मल अपने लठैतों के साथ उनके घर आ धमका। अरे ओ राधा रानी, बाहर निकलो घर से, कहाँ छिपकर बैठी हो? जमींदार की कड़क आवाज सुनकर दोनों बहनें घबराकर बाहर आईं और जमींदार को प्रणाम किया। खुश रहो। देखो, बात ऐसी है, तुम्हारे पिताजी ने जो कर्ज लिया था उसका समय 2 साल का था। मैंने तुम्हें 5 साल का वक्त दिया, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी तुम लोगों ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। भाई, मैं भी जमींदार हूं, मेरा भी घर परिवार है। अगर पैसे नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारी जमीन और ये घर अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधो और ये घर खाली करो। रहम करो जमींदार साहब, हम पर थोड़ा रहम कीजिए। हम 2 अनाथ बहनें इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? रहम का वक्त अब खत्म हो चुका है। मेरा भी अपना नियम है, मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। जमींदार साहब, आप हमें सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि 2 दिन में आपका पाई पाई कर्ज चुका दूंगी। अगर मैं पैसे न दे पाई तो हम खुद ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वाह, जरा सीखो अपनी छोटी बहन से। लगता है तुम्हारे माता पिता ने कहीं पैसे या जेवर छिपाकर रखे होंगे। जेवर बेचो या कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस 2 दिन में मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। इतना कहकर जमींदार अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही राधा रानी पर गुस्सा होने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रानी? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? 2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? दीदी, आप चिंता मत कीजिए, पैसे आ जाएंगे। बस आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ चलना होगा? दीदी, आप बस पूछिए मत, चुपचाप मेरे साथ चलिए। मैं ना तो चोरी करूंगी और ना ही किसी गरीब का हक मारूंगी। आप बस मेरे साथ चलिए और शांत रहिएगा। दोनों बहनें तुरंत घर से निकल पड़ी और सीधे कालेश्वरी जंगल पहुंच गईं।
रानी राधा को उसी बरगद के पेड़ के पास ले गई। हे वृक्षराज, प्रकट हो जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। काफी देर बुलाने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो राधा परेशान हो गई। रानी, तुम सच में पागल हो गई हो जो मुझे यहाँ खींच लाई। कभी पेड़ भी बोला करते हैं क्या? हाँ बालिका, पेड़ बिल्कुल बोलते हैं। आप घबराइए मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा। आपकी बहन ने जो कुछ बताया वो पूरी तरह सच है। मैं इस पेड़ में कैद हूं और मेरे प्राण एक तोते में बंद हैं। वो तोता एक दुष्ट तांत्रिक कालनेमी के पास है। उसने तोते को एक मायावी पिंजरे में कैद कर रखा है। अगर उस तोते को आजाद ना कराया गया तो कालनेमी अपनी दुष्ट शक्तियों से पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। दुनिया का तो पता नहीं वृक्षराज, लेकिन इस वक्त अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो जमींदार हमारा घर छीन लेगा। अगर आप सच में दयालु हैं तो पहले हमारी मदद कीजिए ताकि मुझे आप पर विश्वास हो सके। राधा की बात सुनते ही बरगद के पेड़ से जादुई प्रकाश निकला और जमीन पर सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक पोटली आ गिरी। ये लो बालिका, इसे ले जाकर उस जमींदार का सारा कर्ज चुका दो। लेकिन ध्यान रहे, कर्ज चुकाने के ठीक बाद आज रात 12 बजे तुम दोनों को वापस मेरे पास आना होगा। तब मैं तुम्हें कालनेमी तक पहुंचने का गुप्त मार्ग बताऊंगा। लेकिन याद रखना, तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए। दोनों बहनों ने डरते डरते वो पोटली उठाई और सीधे जमींदार के घर पहुंच गईं। जब जमींदार के सामने सोने चांदी के सिक्के रखे गए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सारे सोने चांदी के सिक्के! अरे राधा रानी, तुमने कहीं डाका तो नहीं डाला? इतना धन तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। जमींदार साहब, ये आपके 5 साल का मूलधन और ब्याज सब मिलाकर है और कुछ पैसे एडवांस भी हैं। आपको अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, गिनने से नहीं। आज के बाद हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। दोनों बहनें सिक्के देकर अपने घर लौट आईं, लेकिन लालची जमींदार के मन में शक और लालच भर गया। दाल में जरूर कुछ काला है। इन अनाथ लड़कियों के पास इतना धन रातों रात कहां से आया? जरूर इन्हें कोई गुप्त खजाना मिल गया है या इनके पास कोई जादुई शक्ति है। आज रात हम इनके घर के पीछे छिपकर इन पर नजर रखेंगे। रात के ठीक 12 बजते ही राधा और रानी चुपके से घर से बाहर निकली। जमींदार और उसके आदमी भी छिपते छिपाते उनके पीछे पीछे कालेश्वरी जंगल की ओर चल दिए। जंगल पहुंचकर दोनों बहनें बरगद के पेड़ के पास खड़ी हो गईं। हे वृक्षराज, हम आ गए हैं, बाहर आइए। इससे पहले कि वृक्षराज कुछ बोलते, झाड़ियों के पीछे से जमींदार और उसके आदमी हंसते हुए बाहर आ गए। तो ये है असली खेल। तुम दोनों इस पेड़ से जादू से पैसे मांगती हो। इस पेड़ के नीचे जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा है। जमींदार साहब, आप सब अचानक यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें क्या लगा कि तुम जमींदार को बेवकूफ बना लोगी? अब ये खजाना मेरा है और अगर तुम दोनों ने बीच में बोलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए इस जंगल में बंद कर दूंगा। ठहर जाओ जमींदार, तुमने इस पवित्र जंगल में कदम रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी दुष्टता से यहां बच निकलोगे? मुझसे पंगा मत ले बूढ़े पेड़, मैं अपने आदमियों से कहकर तुझे अभी कटवा दूंगा। मूर्ख इंसान, तुमने सिर्फ मेरा शांत चेहरा देखा था। भले ही मैं इस स्थान से हिल नहीं सकता, लेकिन ये पूरा जंगल मेरी शक्तियों के अधीन है। लालच की पट्टी बांधकर आने वाले किसी भी इंसान को ये जंगल माफ नहीं करता। इतना कहते ही बरगद के पेड़ से एक तेज नीली जादुई किरण निकली और देखते ही देखते जमींदार और उसके दोनों आदमी लकड़ी के बेजान स्टैचू में बदल गए। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों बहनें डर के मारे कांपने लगी। हे वृक्षराज, कृपा कीजिए, क्या आप हमें भी पेड़ बना देंगे? नहीं बालिकाओं, जो इंसान लालची और दुष्ट होता है, इस जंगल की जादुई शक्तियां उसे ही दंड देती हैं। तुम दोनों निष्पाप और सच्चे मन की हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है वृक्षराज, अब हमें बताइए कि वह मायावी तोता कहाँ कैद है? कालनेमी तांत्रिक ने उस तोते को काल गुफा के अंदर छुपा रखा है।
वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अत्यंत खतरनाक कांतारा जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, सीधे चलते जाना है। हम आपसे वादा करते हैं वृक्षराज, आपने हमारी मदद की है। अब हम दोनों बहनें मिलकर आपके प्राणों की रक्षा जरूर करेंगी। वृक्षराज को प्रणाम करके दोनों बहनें कांतारा जंगल के अनजान सफर पर निकल पड़ी। चलते चलते 1 से 2 रातें बीत गई। रास्ते के कांटों और थकान से दोनों बहनें पूरी तरह पस्त हो चुकी थीं। आखिरकार जब उनसे एक कदम भी आगे नहीं चला गया तो वे एक घने पेड़ की छांव में सुस्ताने के लिए बैठ गईं और गहरी नींद में सो गईं। वे सो ही रही थीं कि अचानक पास की झाड़ियों से एक विशाल और तेजस्वी नागराज प्रकट हुए। जैसे ही नागराज की नजर सोती हुई राधा पर पड़ी, वे उसके रूप और मासूमियत को देखकर पूरी तरह मोहित हो गए। और फिर नागराज ने उन दोनों बहनों को पुकारा। उठिए सुंदरी, आप दोनों इस खतरनाक जंगल में कहां से आई हैं? और इस तरह बेफिक्र होकर इतनी गहरी नींद में क्यों सो रही हैं? आवाज सुनते ही दोनों बहनें घबराकर झट से उठ खड़ी हुईं। जब उन्होंने अपने सामने एक दिव्य नाग को इंसान के रूप में बात करते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे ईश्वर, ये क्या चमत्कार है! एक नाग जो इंसान की तरह बोल रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप कौन हैं? हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, फिर आप हमारे सामने क्यों आए हैं? आप दोनों डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हे सुंदरी, मैं तो आपके इस अद्भुत सौंदर्य और नश्चल रूप को देखकर पूरी तरह मोहित हो गया हूं। मेरा मन आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया है। वैसे आप दोनों कौन हैं और इस निर्जन जंगल में क्या कर रही हैं? मैं राधा हूँ और ये मेरी छोटी बहन रानी है। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम नागेश्वर है। इस विशाल जंगल का अंतिम छोर मेरा निवास स्थान है। जो भी राहगीर यहाँ से आगे बढ़ता है, मुझसे उसकी मुलाकात जरूर होती है। लेकिन सच कहूं तो बरसों बाद मेरी मुलाकात किसी मनुष्य से, वो भी एक सुंदर स्त्री से हुई है। नागेश्वर जी, हमें कांतारा जंगल में मौजूद काल गुफा तक जाना है। हमें वहाँ दुष्ट काल नेमी तांत्रिक से मिलना है। क्या आप हमें वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बता सकते हैं? मैं तुम्हें उस गुफा तक छोड़ सकता हूँ सुंदरी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। विवाह? लेकिन आप तो एक नाग हैं। एक नाग और इंसान का विवाह कैसे संभव हो सकता है? सुंदरी, जिसे तुम देख रही हो वो केवल मेरा नाग रूप है। जिस दिन तुम मेरा वास्तविक और सुंदर रूप देखोगी, तुम स्वयं मोहित हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरे उस रूप को देखे, वो केवल मेरी अर्धांगिनी के लिए है। अगर तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं तुम्हें तुरंत उस गुफा तक पहुंचा दूंगा। ये सुनकर रानी अपनी बहन राधा को एक तरफ ले जाकर धीरे से समझाती है। दीदी, ये बहुत अच्छा अवसर है। मुझे लगता है कि आपको इस विवाह के लिए हाँ कह देना चाहिए। वैसे भी समाज में गरीब और अनाथ होने के कारण हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर आप इनसे विवाह कर लेंगी तो वृक्षराज के प्राण भी बच जाएंगे और आपको एक सामर्थ्यवान जीवन साथी भी मिल जाएगा। ठीक है नागेश्वर जी, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको हमें उस तांत्रिक काल नेमी से मिलवाना होगा। सुंदरी, मैं तुम्हें गुफा के द्वार तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन तांत्रिक के सामने नहीं आ सकता। मेरी उससे पुरानी शत्रुता है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो तुमसे बात भी नहीं करेगा। तो फिर हम उस तोते को कालनेमी से वापस कैसे लेंगे? ध्यान से सुनो। जब तुम गुफा के अंदर जाओगी तो तांत्रिक से कहना कि तुम भैरव तांत्रिक का संदेश लेकर आई हो। भैरव तांत्रिक उसका बिछड़ा हुआ भाई है जिससे वो बहुत प्रेम करता है। तुम उससे कहना कि उसके भाई भैरव ने ही तुम्हें भेजा है और कहा है कि जो तोता तुमने पिंजरे में कैद कर रखा है उसे इन बहनों को सौंप दो। क्या वो हमारी बात पर विश्वास कर लेगा? वो आसानी से विश्वास नहीं करेगा।
तुम्हें अपनी बातों से उसे पूरा भरोसा दिलाना होगा। अगर तुमने उसे मना लिया तो वो खुशी खुशी तुम्हें वो तोता दे देगा। अब निश्चिंत होकर मेरे साथ चलो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतनी बातें करने के बाद नागेश्वर दोनों बहनों को साथ लेकर सीधे उस रहस्यमयी काल गुफा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते थोड़ी ही देर में वे गुफा के द्वार पर पहुंच गए। नागेश्वर वहीं रुक गया और दोनों बहनों से बोला, देखो सुंदरी, मैंने अपना वचन पूरा किया और तुम्हें काल गुफा तक सुरक्षित पहुंचा दिया। अब तुम्हें अपना काम पूरा करके अपना वचन निभाना होगा। जब तुम इस कार्य से मुक्त हो जाओ तो अपने घर जाकर मुझे दिल से याद करना। मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और फिर हम विवाह कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागेश्वर जी। जैसे ही हम इस तोते को आजाद करा लेंगे, हम आपको जरूर पुकारेंगे और आपसे विवाह करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, उस समय आप अपने इसी दिव्य नाग रूप में नहीं, बल्कि अपने असली रूप में आइएगा। बिल्कुल, मैं अपने असली और वास्तविक रूप में ही आऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहते ही नागेश्वर वहां से ओझल हो गया। नागेश्वर के जाते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी हिम्मत बांधी। दीदी, नागेश्वर जी चले गए हैं। अब हमें पूरी हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर जाना होगा। याद रखिएगा, हमें तांत्रिक के सामने ऐसा नाटक करना है जिससे उसे पूरा विश्वास हो जाए कि हमें उसके भाई भैरव तांत्रिक ने ही भेजा है। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। चलो, ईश्वर का नाम लेकर अंदर चलते हैं। दोनों बहनें डर को किनारे रखकर धीरे धीरे गुफा के भीतर दाखिल हुईं। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गईं। सामने एक बड़े से पत्थर पर कालनेमी तांत्रिक बीमार हालत में लेटा हुआ था। दोनों बहनों ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उनकी आहट पाकर कालनेमी तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। तुम दोनों कौन हो और इस खतरनाक गुफा में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे और इस गुफा से डर नहीं लगता? हमें डर किस बात का होगा तांत्रिक जी? जिसके भाई ने हम अनाथ बहनों को अपने पास रखकर अपनी बेटियों की तरह पाला पोसा हो, उन्हें भला किसी तांत्रिक से डर क्यों लगेगा? क्या कहा तुमने? मेरे भाई ने तुम्हें पाला? क्या तुम मेरे भाई भैरव तांत्रिक को जानती हो? जी हाँ, हम आपके भाई भैरव तांत्रिक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, बस किसी पुरानी बात को लेकर आपसे थोड़े नाराज हैं। आप तो उनके बड़े भाई थे, आपने बचपन में उन्हें ढूंढा क्यों नहीं? मैंने उसे बहुत ढूंढा बेटियां, लेकिन मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। तुम उससे जाकर कहना कि उसके बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है, वो जल्द से जल्द आकर मुझसे मिले, वरना शायद हम कभी ना मिल सकें। हम आपका ये संदेश उन तक जरूर पहुंचाएंगे तांत्रिक जी। उन्होंने अपनी शक्तियों से पता लगाया है कि आपके पास एक अनोखा तोता है। उन्होंने उसी तोते को हमसे मंगवाया है। तोते का नाम सुनते ही कालनेमी तांत्रिक के चेहरे के भाव बदल गए। वो शक भरी निगाहों से दोनों बहनों को देखने लगा। ठहरो, अब तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे पास वो तोता है? तांत्रिक जी, आपके छोटे भाई भैरव के पास एक दिव्य जादुई आईना है। उस आईने में दुनिया की हर बात दिखाई दे जाती है। उन्होंने उसी में देखकर हमें आपके पास भेजा है। क्या मेरे छोटे भाई को जादुई आईना मिल गया? इसका मतलब तो वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। कालनेमी तांत्रिक ने एक लंबी सांस ली और उदास मन से अपनी बात आगे बढ़ाई। सुनो मेरी बेटियों, अब मेरा ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। कुछ समय पहले मैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पास के जानकीपुरम राजमहल गया था। वहां मैंने राजा साहब को अपने जादू का खेल दिखाया, लेकिन राजा की छोटी राजकुमारी को वो तोता इतना पसंद आ गया कि राजा ने जबरदस्ती मुझसे वो तोता छीन लिया और मुझे महल से बाहर निकलवा दिया। मैं उस तोते के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसी के वियोग और दुख में मैं इतना बीमार पड़ गया हूं। आप बिल्कुल चिंता न करें तांत्रिक जी, आप यहीं आराम कीजिए।
हम जल्द ही आपके भाई को आपके पास लेकर आते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें तुरंत गुफा से बाहर निकल आईं। बाहर आते ही दोनों चिंता में पड़ गईं। रानी, बात तो बनने के बजाय और बिगड़ गई। अब तो वो तोता राजा के महल में है। हाँ दीदी, अब हमें जानकीपुरम राजमहल चलना होगा। वहां जाकर हमें किसी तरह उस तोते तक पहुंचना होगा और उसे वृक्षराज की असलियत बतानी होगी कि वह केवल एक साधारण तोता नहीं, बल्कि वृक्षराज के प्राण उसमें बसे हैं। हाँ रानी, बिना देर किए तुरंत निकलो। जानकीपुरम जरूर इस जंगल के आसपास ही कहीं होगा। दोनों बहनें बिना समय गवाए जानकीपुरम राजमहल की दिशा में आगे बढ़ चली। चलते चलते थोड़ी ही देर में वे जानकीपुरम के विशाल राजमहल के द्वार पर पहुंच गईं। सिपाहियों को अपनी मजबूरी बताकर वे सीधे राजा के दरबार में प्रवेश करती हैं और राजा को प्रणाम करती हैं। हे राजा जी, प्रणाम। हम दोनों बहनें बहुत दूर से आई हैं। हम जो बात आपसे कहने जा रहे हैं, शायद आपको उस पर पहली बार में विश्वास न हो। तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो तुम कहना चाहती हो? पहले साफ साफ बताओ। राजा जी, आपके राजमहल में एक अनोखा तोता है। हाँ, वो तोता मेरी राजकुमारी का है, लेकिन उस तोते से तुम्हारा क्या लेना देना? महाराज, वो तोता कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि एक श्रापित राजकुमार के प्राण उस तोते में बसे हैं। कालेश्वरी जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ है। जब वो तोता जाकर उस पेड़ की डाल पर बैठेगा, तभी वो पेड़ फिर से अपने असली राजकुमार के रूप में बदल पाएगा। क्या आप हमारी बात का विश्वास करेंगे? ये सुनते ही राजा जोर जोर से हंसने लगता है। कैसी नादान लड़कियां हो तुम। तुम्हारे अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? भला एक तोता कभी राजकुमार हो सकता है और पेड़ इंसान बन सकता है? नहीं महाराज, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं। बस बहुत हुआ, तुम दोनों एक राजा का मजाक उड़ा रही हो। सेनापति, तुरंत इन दोनों बहनों को ले जाकर महल के कारागार में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज, जैसा आपका आदेश। सेनापति दोनों अनाथ बहनों को ले जाकर कारागार में बंद कर देता है। इसके बाद राजा सीधे अपनी बेटी के कक्ष में जाता है और मुस्कुराते हुए उसे पूरी बात बताता है। अरे बेटी, जो तोता तुम्हारे पास है ना, उसके बारे में दो अनजान लड़कियां आकर दरबार में अजीब अजीब बातें कर रही थी। बोल रही थीं कि ये तोता कोई साधारण पंछी नहीं, बल्कि एक राजकुमार है और कालेश्वरी जंगल के एक पेड़ से इसका कोई नाता है। जब ये उस पेड़ पर बैठेगा तो राजकुमार बन जाएगा। राजा और राजकुमारी की ये बातें पिंजरे में बैठा वो तोता चुपचाप सुन रहा था। राजा की बात सुनकर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। पिताजी, उनकी बातें सच भी तो हो सकती हैं। अरे नहीं बेटी, उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इस तोते को मैंने एक जादूगर से लिया है। ये तुम्हें पसंद आया है, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहेगा। ये कहीं नहीं जाना चाहिए। इतना बोलकर राजा वहां से चला जाता है। राजा के जाते ही राजकुमारी पिंजरे के पास जाती है और तोते से कहती है, हे तोते, अगर तुम सच में कोई राजकुमार हो तो जाओ और इंसान बनकर वापस आओ। अगर तुम सच में राजकुमार बन गए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राजकुमारी की बातें सुनते ही तोते की पुरानी यादें ताजा होने लगी और उसकी जादुई शक्ति जागने लगी। मालकिन, मुझे सब याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि कैसे उस साधु बाबा ने मुझे पेड़ में कैद कर दिया था। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जा रहा हूँ। मैं उस जंगल की तरफ जा रहा हूँ। याद रखना तोते, जब तुम वापस लौटकर आओगे और राजकुमार बन जाओगे तो सबसे पहले मुझसे ही विवाह करना। मैं जा रहा हूँ मालकिन। मैं अपना असली रूप लेकर वापस जरूर लौट कर आऊंगा। इतना बोलते ही तोता पिंजरे से निकला और खिड़की के रास्ते आसमान में उड़ गया। उसी शाम राजकुमारी चुपके से महल के कारागार में दोनों बहनों से मिलने पहुंची। सुनो तुम दोनों, मैंने उस तोते को आजाद करके कालेश्वरी जंगल भेज दिया है। मुझे लगता है कि वो सच में एक राजकुमार बनेगा और जैसे ही वो वापस आएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। तुम दोनों को इससे कोई आपत्ति तो नहीं है?
मुझे कोई आपत्ति नहीं है राजकुमारी जी। मैं तो स्वयं नागेश्वर जी से विवाह करने का वचन दे चुकी हूँ। मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना, उस राजकुमार से विवाह करने का विचार अपने मन में भूल कर भी मत लाना, वरना मेरे पिताजी जितनी कड़ी सजा देते हैं मैं उससे भी बड़ी सजा दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। उधर तोता उड़ते उड़ते घनी अंधेरी रात में कालेश्वरी जंगल के उसी विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। तोता जैसे ही उस पेड़ के मुख्य डाल पर जाकर बैठता है, वैसे ही आकाश में एक तेज जादुई प्रकाश चमक उठता है। देखते ही देखते वो बेजान पेड़ एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार बनते ही उसकी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। अरे, मुझे तो तुरंत उन दोनों निडर बहनों को बचाना होगा जिन्होंने मेरी मदद की और जो आज मेरी वजह से राजा के कारागार में बंद हैं। राजकुमार बिना एक पल गवाए तुरंत राजमहल की ओर दौड़ पड़ता है। पूरी रात लगातार चलने के बाद आखिरकार अगली सुबह सुबह वो जानकीपुरम राजमहल के दरबार में प्रवेश करता है और राजा के सामने जाकर कहता है, राजा जी, मैं वही तोता हूँ जो आपकी राजकुमारी के पास पिंजरे में कैद था। अब मैं अपने असली रूप में आकर एक राजकुमार बन चुका हूँ। मैं यहाँ उन दोनों निर्दोष बहनों को छुड़ाने आया हूँ जिन्हें आपने कारागार में बंद कर रखा है। कृपा करके उन्हें तुरंत रिहा कर दीजिए। राजा ये सुनकर अविश्वास से हंसने लगता है और अपने मंत्री की तरफ देखता है। देखो मंत्री, ये कैसा अजीब इंसान है, अपने आप को तोता बता रहा है। अरे भाई, तोता तो मेरी बेटी के पास उसके कक्ष में है। तुम कोई तोते वोते नहीं हो सकते। मंत्री, तुम तुरंत जाओ और राजकुमारी को दरबार में बुला कर लाओ। मंत्री तुरंत राजकुमारी के कक्ष में जाता है और उन्हें सम्मान पूर्वक दरबार में लेकर आता है। अरे बेटी, जरा देखो इस मूर्ख इंसान को। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि ये वही तोता है जो तुम्हारे पास पिंजरे में था। पिताजी, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने उस तोते को सच में आजाद कर दिया था। ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वही तोता है जो अब एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर राजकुमार बन चुका है। पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। नहीं, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता जब तक तुम मेरी मदद करने वाली उन दोनों अनाथ बहनों को कारागार से रिहा नहीं करोगे। मैं किसी बात पर विचार नहीं करूंगा। राजकुमार का ये इनकार सुनकर राजकुमारी का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में आ जाती है। मूर्ख, तुम तोते के रूप में ही ठीक थे। सेनापति, इसे तुरंत बंदी बना लो और ले जाकर किसी दूसरी अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दो। जैसे ही सिपाही राजकुमार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है और एक झटके में हवा में गायब हो जाता है। ये जादुई दृश्य देखकर राजा और राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। राजा डर के मारे कांपने लगता है। सेनापति, ये तो कोई बहुत बड़ा जादुई राजकुमार है। तुरंत जाओ और उन दोनों बहनों की कोठरी पर पहरा 2 गुना कर दो। अगर कोई भी उन्हें छुड़ाने आए तो उसे महल के अंदर मत घुसने देना। तो दोस्तों, कालेश्वरी जंगल के रहस्य की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको राजकुमार का ये जादुई अंदाज, बहनों की समझदारी और ये अनोखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी रोमांचक, जादुई और सस्पेंस से भरी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। जल्द ही मिलते हैं एक नई जादुई कहानी के साथ।